तो वो कभी भी क्या है, जितना वो करेंगे, वो ग्राउंड में आएंगे, ये ग्राउंड में जाएंगे, वो पुल मारेंगे, ये पुल पे मारेंगे, ये मिलिट्री बेस पे मारेंगे, वो मिलिट्री बेस पे। रिटेलिएशन है ईरान का पूरी तरह है, जितना वो मारोगे उतना हम करेंगे, आप हमारी जमीन में रखेंगे, आपकी जमीन में हम जाएंगे। ये ईरान का साफ स्टेटमेंट है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, दूसरी दोहराई बात ही नहीं है। आप देख लीजिए, जितने भी 40 दिन की जंग हो गई, जितना वो अगर वहां जहां पर भी मिलिट्री पे मारेंगे वो मिलिट्री के, जहां पे वो वाटर प्लांट पे या पावर पे, ये भी, जहां पे पुल पे मारेंगे, ब्रिजेस पे मारेंगे, ये भी मारेंगे। जो जितना हमारे ऊपर हमला होगा उसके बराबर का हम रिटेलिएशन करेंगे। ये इनका है और वेल प्रिपेयर्ड है। ऐसा मत समझो कि अमेरिका और इसराइल की ताकत पूरी तरह ये 40 डेज के बाद पूरी तरह खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो बातें कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं हर दिन हर घंटे एक एक ट्रम्प का नया स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 90% खत्म हो गई। अरे भाई, 90% नेवी खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई, तो आप किससे लड़ रहे हैं? खत्म हो गई तो क्यों डर रहे हैं? क्यों नेगोशिएशन टेबल पे लाएंगे? क्यों नहीं आपकी एक शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेके जा रहे हैं? दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, आप दूसरा बाबुल मंदब भी बंद कर दिए, क्यों नहीं आप खोल सक रहे हैं? ये बातें करना अलग होती है। वो बोल रहे हैं कि तुम जितना भी बात कर लो, प्रैक्टिकली जब तक ईरान नहीं चाहेगा मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं होगा। अब इतना पावरफुल कंट्री हो गया, जो ईरान चाहेगा वही होगा। अमेरिका कुछ भी बोल ले, नाटो कुछ भी बोल ले, इसराइल कुछ भी बोल ले, और इसराइल और अमेरिका को अलग समझते ही नहीं। अभी देख लीजिए, जितने खाड़ी देश थे, जितने भी थे, जो गल्फ स्टेट्स, पूरे जितने उनके बेसेस थे तकरीबन खत्म कर दिए। अब जॉर्डन बाकी था, जॉर्डन को मार दिए। अब सीधे नेक्स्ट कुछ भी होगा तो इसराइल को मारने के लिए, इसराइल एक बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, उसको मारने के लिए वो पूरे जमीनी हमवार कर दिए। क्योंकि वो इसराइल लॉन्ग रूट होता है, लंबा है रास्ता, तो इनके मिसाइल ने हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और फतेह 1 2 सीजील वगैरह यूज करना पड़ता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये वो मार ना गिरा है बोल के रास्ते में जितने भी वो डिफेंसिव सिस्टम्स थे अमेरिका के, पूरे जितने भी थे बेसेस में, सब खत्म कर दिया है। फाइनली एक जॉर्डन था, लास्ट 40 डेज की जो जंग में जॉर्डन बहुत ज्यादा उसको ड्रोन्स गिराने में, मिसाइल गिराने में मदद किया था, तो जॉर्डन में भी पूरी तरह हमला करके वहां पे भी टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी पूरी तरह आप उनके डिफेंस कैपेसिटी है ही नहीं अमेरिका के पास। क्यों नहीं अब ईरान सिर्फ कोस्टल में ही, सदर्न ईरान में ही मार रहा है? क्यों नहीं तेहरान के पास आ रहा है? क्योंकि ईरान की अभी एक डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग हो गई है, और उसके पास उतनी क्षमता नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये बातें करके नेगोशिएशन टेबल पे लाना है। वो ईरान हरगिज अभी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं, अब आएगा नहीं। नेगोशिएशन ये टेबल उसकी पर ला करके बचा क्या है? अब कुछ बचा हुआ नहीं, है कर्नल संजीत सिरोही इसमें बातचीत करने के लिए? बातचीत जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था उसके पहले से चल रही थी, 27 तारीख तक चल रही थी, 28 तारीख को डेलीगेशन ईरान भी पहुंचा और हमले कर दिए जाते हैं। तो बातचीत जैसा रह क्या गया है? तो मीनाक्षी जी, बातचीत करने के लिए कुछ नहीं रह गया है, लेकिन मैं जो हकीम राजा साहब बता रहे हैं, जो ये पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि ईरान के पास इतनी ताकत है और ईरान कभी झुकेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान झुकेगा कि नहीं झुकेगा, लेकिन जो यूएस आर्मी की और उनकी आर्म फोर्सेस की जो क्षमता है वो ईरान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर 15 दिन तक इसी तरीके से लड़ाई चलती रही, और जिस तरीके से अमेरिका जो है ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, लेकिन आप देखिए ईरान की जो है हमले की फ्रिक्वेंसी जो है पहले से कम हो गई है। ईरान मिसाइल फायर करता, उनमें से एक दो मिसाइल जो है चली जाती है, हिट करती है, बाकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब अमेरिकन स्ट्राइक करते हैं तो उनकी मिसाइल्स को इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं होता, वो टारगेट को हिट करते। बर्बादी ईरान में पूरी हो रही है। अब हकीम राजा साहब बोल रहे हैं कि मैं वो लोगों से बात कर रहा हूँ, वो बात अलग है। जैसे वो अमेरिका के लिए बोल रहे हैं कि अमेरिका बोलता है और इतना नहीं कर पाएगा, तो इसी यही बात ईरान की भी है। ईरान भी जो ये बोल रहा है कि हम ये कर दें वो कर दें, ये रेटोरिक है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक दूसरे को डराने की, धमकाने की और एक दूसरे को डिमोरलाइज करने की टैक्टिक्स है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है, और आने वाले समय में मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 15-20 दिन तक इसी तरीके से अमेरिका हमला करता रहा तो ईरान की जो लड़ाई लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो है अमेरिका जो उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, उनके पावर प्लांट्स पे करेगा तो ईरान भी हमला करेगा, ये नहीं है। लेकिन अगर रेशियो देखी जाए दोनों की,
तो नुकसान जो है ईरान का बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिका क्योंकि का ईरान अभी अमेरिकन फिलहाल बेस के लिए तो हर जगह से घिरा हुआ है जहां से अमेरिका उसे निशाना साध करके बार बार हमले करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, इन सब के बीच में अब इजराइल का क्या रुख है? इजराइल कहाँ गायब है? एक तरफ वो वक्त मांग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, वक्त वहां से मिला नहीं। मिडिल ईस्ट में भी गुम से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इसराइल ने अपना काम कर दिया है, वो था अमेरिका को एंगेज करना। तो यूनाइटेड स्टेट एंगेज हो चुका है, अब ईरान और यूनाइटेड स्टेट लड़ रहे हैं। इससे पहले जो लड़ाई थी, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से ये लोग नरसंहार कर रहे थे, ऐसे में ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा था, हिजबुल्लाह वगैरह को। हमास के बहुत नुकसान के बाद में हिजबुल्लाह हुती एक्टिव हो गए थे। तो इन सबको ठंडा करने के लिए जो इसराइल कर सकता था वो था यूनाइटेड स्टेट को एक्टिव करना। वो कर दिया है, अब वो शांति से देख रहा है, वह लड़ाई देखा है, क्योंकि इसराइल की लड़ाई है, अब वो यूनाइटेड स्टेट लड़ रहा है। मीनाक्षी जी, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पूरी तैयारी थी। हकीम रजा जी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान की तरफ से अमेरिका चला जाए, अमेरिका को वापस वो खींच के किसी तरीके से तो ले आया और खुद गायब हो गया। जी देखिए, यहाँ पर है ना, कभी भी ईरान अमेरिका और इसराइल को अलग नहीं समझता, दोनों एक ही है। पार्ट ऑफ द अमेरिका ईरान समझता है, इसराइल अमेरिका का एक पार्ट है। तो अब यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं है, और दोनों मिलके भी 40 दिन में कुछ नहीं कर लिया ईरान का। वो पूरी तरह जिस तरीके से 40 डेज में बमबारी किया ईरान में, अभी वैसी नहीं है फ्रीक्वेंसी, सिर्फ सदर्न पार्ट में ही कर रहा है। कभी वो तेहरान तक आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तेहरान हो, इस्फहान हो, कई से बड़े शहर हैं, वहां पर नहीं आ रहा, सिर्फ कोस्टल बेल्ट में ही मार रहा है। जो सदर्न ईरान है, जो खाड़ी के देश हैं जहां से नेवी वगैरह, वहां पर ही मार रहा है। उसकी कहाँ है क्षमता? अब ईरान अगर अमेरिका की होती तो बहुत बड़ा कर देता, अभी नहीं है। जितना वो 40 डेज में किया क्षमता में, जिस तरीके से बमबारी किया, अभी कहाँ है नहीं। अभी उल्टा ईरान ने कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में उल्टा वो पूरी तरह जहां जहां से इंटरसेप्ट हो रहे थे इनके मिसाइल, उसके ऊपर हमला कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है उसके ऊपर। यानी कि ईरान चाह रहा है कि लंबी जंग चले, जितना लंबा खींचे ईरान के लिए फायदा है। ये इकोनॉमिकली पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, अमेरिका की, स्पेशली अमेरिका और इसराइल सब इकोनॉमी। देखिए, पहले एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, आज बाबुल मंदब भी बंद है। पावर बढ़ गया ना, कम थोड़ी हुआ। पावर बढ़ता है, ईरान का पड़ रहा है। अगर ईरान का पावर कम होता तो एक शिप लेके जाके दिखाए अमेरिका, ईरान के मर्जी के बगैर। ईरान जब तक नहीं चाहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबुल मंदब हो, कहीं से भी ईरान के बगैर कहीं से भी मिडिल ईस्ट में कोई कुछ भी हिल नहीं। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया बाब अल मंडेब को, क्योंकि पूछना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। एक तरफ ये तैयारी हो रही है सिरोही सर कि किसी तरीके से हॉर्मुज खुलवाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयारी हो रही है कि बाब अल मंडेब को भी बंद कर दिया जाए। और अगर दोनों ही इस तरीके से बंद रहते हैं तो दुनिया में तो मुझे लगता है हाहाकार मच जाएगा। 20% व्यापार एक जगह से होता है, 22% व्यापार एक जगह से होता है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाब अल मंडेब अगर बंद हो जाता है तो दो रूट जो मेन थे, एक तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से जो जितनी पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं जहां से आयात निर्यात होता था, उसके ऊपर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया और ईरान कोई भी जहाज को जाने नहीं दे रहा। उसके बाद बाब अल मंडेब जो कि तकरीबन 29 किलोमीटर चौड़ा है, उसके ऊपर हौतीज बैठे हुए हैं और उन्होंने जो है सऊदी अरेबिया का नाम लेके ब्लॉकेड कर दिया है। तो अगर ये दोनों बंद हो जाते तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो केप ऑफ गुड होप। वो बहुत लंबा पड़ता है, इसके लिए खास तौर पर भारत को, क्योंकि भारत का जितना भी रशिया से ऑयल आता था वो सिर्फ इसी रेड सी से होता, मेडिटेरियन सी से, रेड सी से होता हुआ बाब अल मंडेब से उसमें आके फिर अरेबियन सी में मिलता था। तो इसका नुकसान भारत को भी है, चाइना को भी है, और बाकी देशों को, जो एशियन कंट्रीज हैं उनको भी है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो ग्लोबल क्राइसिस है। लेकिन अब इस समस्या का, जिन्होंने ये समस्या को क्रिएट किया है, और उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को मेन ब्लेम करता हूं, और उसमें इजराइल भी शामिल है। अब ये तो उनको ही देखना है कि किस तरीके इसको खोलेंगे, लड़के खोलेंगे, बातचीत करके खोलेंगे, लेकिन ये तो दुनिया के लिए खोलना पड़ेगा हर सूरत में। अब जो कह रहे हैं, बात करें, एक जो सबसे बड़ा जो जिसको कहते हैं तुरप का इक्का है, वो जो है ईरान के पास ये जो दो स्टेट है, ये है। इसी की वजह से अमेरिका प्रेशर में है, और अमेरिका जो है जल्दी से जल्दी नेगोशिएशन करना चाहते, ईरान भी करना चाहते। ईरान बेशक जो है, उनके जो ब्रिगेडियर साहब ने जो बयान दिया है वो अलग बात है, लेकिन ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में गए हैं,
आसिम मुनीर के साथ उनकी 55 मिनट तक बातचीत हुई है और कोई सीक्रेट मैसेज मुश्तबा का जो है वहां पे लेके गए हैं। अब आसिम मुनीर साहब अमेरिका से कांटेक्ट करें तो ऐसा नहीं है, डिप्लोमेटिक चैनल जो बैक स्टेज चैनल है वो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई चल रही है। तो ये इसका तो ये है ना सर कि उससे फायदा होगा या नहीं होगा। अरविंद सिंह तेजावत जी, इन बातचीत से कोई फायदा होगा भी भला? अगर बातचीत से फायदा होना होता मीनाक्षी जी तो अब तक हो चुका होता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरअसल जो G7 मीटिंग से पहले प्रेशर बन रहा था तो उसको रिलीज करने के लिए MOU का नाटक किया था, दोनों ने ही, और एक तरीके का स्ट्रेटेजिक पॉज भी चाहिए था ताकि जो मिसाइलें वगैरह उनकी जो पैदावार में जो कमी आ गई थी उसको पॉप अप किया जा सके। और इधर ईरान भी अपने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सेटल करना चाह रहा था, उसको भी एक तरीके का रेस्ट लेने की ज़रूरत थी। तो अब दोनों ने आराम कर लिया, अब दोबारा वापस से लड़ाई होगी और कभी भी फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि लालच और लड़ाई एक साथ बने रहेंगे। अगर अमेरिकन कंपनीज, अगर अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालती रहती है कि हमें तेल चाहिए, हमें वहाँ के ठेके चाहिए, हमें वहाँ ईरान को लूटना है, तो तब तक कैसे शांत रह सकता है यूनाइटेड स्टेट? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।